अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, खास तौर पे शहर फैसलाबाद की बात की जाए तो लॉकडाउन जो है वो दोबारा शुरू कर दिया गया। जिला इंतजामिया की जानिब से रात 12 बजे से दोबारा लॉकडाउन स्टार्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से दो मसाइल सामने आए। एक तो ताजरों की जानिब से, खास तौर पर ताजरों का यह कहना था कि ये दिन उनकी कमाई के दिन थे और गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन के अहकाम जारी करके उनके साथ शदीद ज्यादती की गई है, क्योंकि कारोबार की सूरत हाल आगे ही बहुत बिगड़ चुकी थी हमारे मुल्क के अंदर। लेकिन रही सही कसर, उनका कहना था कि जो दिन कमाई के थे उनके अंदर लॉकडाउन करके कर दिया गया है। इसी के साथ साथ हमारी फैसलाबाद की आवाम काफी परेशान हुई जैसे ही सिटी 41 पे कल खबर नशर की गई कि शहर फैसलाबाद में रात 12 बजे से लॉकडाउन का तलाक किया जा रहा है, तो तमाम लोग जितने भी घरों के अंदर मौजूद थे और ईद की शॉपिंग अभी तक उन्होंने नहीं की थी, वो बाजारों के अंदर नजर आए। खासतौर पे मैं अपनी बात करूं तो रिपोर्टिंग के लिए भी कल हम वक्तन फवक्तन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गए, तो यहां पे यही देखने को मिला, यही ऑब्जर्व करने को मिला कि लोगों का जमे गफीर था। चाहे वो शूज की शॉप हो, कपड़ों की शॉप हो और दीगर चीजों की शॉप हो, खरीदारी की गर्ज से बहुत सारे लोग थे जो कि अपने घरों को छोड़ के बाहर निकले थे। और खवातीन की बहुत बड़ी तादाद थी जो कि अनारकली बाजार में नजर आई, भवाना बाजार में नजर आई, और इसके साथ साथ गोल जहां पे कपड़े की दुकानें हैं वहां पे खवातीन जो हैं वो कसीर तादाद में मौजूद थी। कल तो यह भी देखने को मिला कि जनाब जाल का बाजार हो, अनारकली हो या दीगर बाजार हो, जहां पे भी खवातीन मौजूद थी, बहस नहीं की जा रही थी और जल्दी जल्दी कपड़े जो हैं वो खरीदे जा रहे थे। जो दुकानदार रेट मांगता था उसके हाथ में पैसे पकड़ा के सूट उठा लिए जाते थे। वजह यह भी थी, रश बहुत ज्यादा था, लोगों को एक फोबिया था कि चीजें जो खरीदने जा रहे हैं वो पता नहीं मिलेंगी भी या नहीं। और दुकानदारों का यह कहना था कि जिनके पास स्टॉक कम था उनका स्टॉक खत्म होने के बाद, यानी 2 घंटे के अंदर ही अगर स्टॉक उनका खत्म हो गया है तो दोबारा स्टॉक डालने के लिए भी उनको टाइम नहीं मिला, इसलिए काफी परेशान थे। अब रही बात लॉकडाउन की, वो तो स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि इसके अलावा घंटा घर के 8 बाजार जो हैं उनके इतराफ में खास तौर पे गेट्स नस्ब किए जा रहे हैं, लोहे के जंगले मुश्किल तौर पे नस्ब किए जा रहे हैं ताकि वहां पे आम ट्रैफिक का दाखिला ममनू हो सके। कचहरी बाजार में भी वो गेट्स लग चुके हैं, भवाना बाजार में भी लग चुके हैं और वक्तन फक्तन जो है वो दूसरे बाजारों में भी लगाए जा रहे हैं ताकि आम ट्रैफिक का दाखिला अगर 8 बाजारों के अंदर नहीं होगा उससे रश भी कम पड़ेगा। और इसके साथ साथ ताजिर जो परेशान होते थे कि एसओपीज को खरीदार जो आते थे वो फॉलो नहीं करते थे, उस हवाले से भी उनकी परेशानी दूर होती हुई नजर आएगी। तो लॉकडाउन के ऊपर और मौजूदा सूरत हाल के ऊपर, जिले इंतजामिया की कारकर्दगी के ऊपर हमने आज गुफ्तगू करने के लिए दावत दे रखी है। हमारे साथ रमजान मिर्जा मौजूद हैं जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं सिटी 41 के, और जिले इंतजामिया की कार्रवाई चाहे कैटल मार्केट्स के हवाले से हो, शहर के इंतजाम के हवाले से हो, उस पर गहरी नजर होती है इनकी और अच्छा तजिया हमेशा से हमें फराहम करते हैं हमारे शो के अंदर। तो वेलकम करते हैं रमजान आपको शो में। रमजान, अचानक लॉकडाउन और हवाइयां उड़ गई ताजरों की भी और खरीदारों की भी, कि आखिर ये हुआ क्या है। 4 से 5 घंटे उनको मिले, पहले तो 2 घंटों में यही उनको लगता रहा कि ये खबर चल रही है, अंडर ऑब्जर्वेशन है, लॉकडाउन नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। और जैसे कंफर्म हुई बात, तमाम के तमाम शहरी जो हैं वो बाजारों में नजर आए। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? हन्नान, कल की अगर सूरत हाल देखी जाए तो बहसीयत कौम हमने खुद के साथ भी बड़ी ज्यादती की और अपने हर इर्द गिर्द वाले के साथ हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि बुनियादी तौर पर लॉकडाउन का मकसद ये था कि आम तौर पर ईद से एक दिन पहले, जिसे आम दिनों में या आम टर्म्स में, इस्तिलाह में चांद रात कह दिया जाता है, हालांकि वो 9 जिलहज या 10 जिलहज की जो रात होती है वो चांद रात तो नहीं है, लेकिन खासा रश होता है जिसका नज़र ये आ रहा होता है कि हर वो फर्द, हर वो शहरी जिसकी तनख्वाह आनी है वो तनख्वाह आ चुकी होती है, जहाँ जहाँ से भी उसके सोर्स ऑफ इनकम है वो जनरेट हो चुके होते हैं। तो आखिरी रात नॉर्मली हर वो चीज़ खरीद ली जाती है जिसकी हमें सुबह जरूरत हो सकती है। लेकिन कल मंजर जो पेश हो रहे थे बाजारों के अंदर वो आखिरी रात वाली थे। लेकिन कल जो मनाजर थे वो आखिरी रात वाले थे और मेरे ख्याल आखिरी रात से भी ज्यादा थे। कौन सा चौराहा था या कौन सी मेन शाहरा थी शहर की जो कि ट्रैफिक की वजह से ब्लॉक नहीं थी? मुकम्मल तौर पर शहर चौक हो चुका था और नजर ये आ रहा था कि शायद ये कोई मतलब आम
त्यौहार नहीं है, कोई रूटीन की ईद भी नहीं है कि जिसके ऊपर इस कदर रश जो था वो नजर आ रहा था। और आपने आगाज में ही बताया कि मुंह मांगे दाम देने के लिए शहरी तैयार थे और मकसद सिर्फ यही था कि मुझे कुछ ना कुछ यहां से मिल जाए। हुआ यह है कि ताजर और शहरी जो थे इस लॉकडाउन के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि मजमूई तौर पर पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि खासी मुस्बत जा रही है और हर गुजरता दिन जो है वो जो कोरोना से मुतासरा अफराद हैं उनकी तादाद में कमी ला रहा है। डिसेंडिंग ऑर्डर और हमें लग ये रहा था कि शायद लॉकडाउन नहीं होगा और हमारी भी जाती तौर पर राय ये थी। ज़िला इंतजामिया फैसलाबाद और इसी तरह के जो 36 ज़िला हैं उनकी जानिब से तमाम तर जो पैरामीटर्स थे, तमाम तर हकायक जो थे वो लाहौर हुकूमत को भिजवा दिए गए थे। कल जब वज़ीर कानून की सदारत में एक इजलास हुआ जिसमें ये फैसला किया गया कि लॉकडाउन होगा, उसकी समरी भी तैयार कर ली गई। शाम 4 बजे तक की खबरें तो यही थी कि समरी साइन होगी तो उसके बाद इंप्लीमेंटेशन होगी, तहम फैसला इजलास में हो चुका था। ज़िला इंतजामिया फैसलाबाद भी मुंतज़िर थी कि कब चीफ सेक्रेटरी की जानिब से ऑर्डर मिलेगा तो इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन होगी। लेकिन जो ही साइन हुए और खबरें जो थी वो मीडिया के जरिए वायरल हुई और खसूसन फैसलाबाद जो कि ताजरों का शहर है, मजदूरों का शहर है, 8 बाजारों का शहर है, इसमें रश इसलिए भी थोड़ा ज्यादा नजर आता है कि इर्द गिर्द के जो छोटे शहर हैं, छोटी तहसीलें हैं, वहां से बड़े गाहक जो हैं वो वहां से चीजें परचेज करके निकलते हैं। और इस वक्त भी जबकि लॉकडाउन है, चोरी छुपे तो आपको पता है कारोबार होना ही है और हो रहा है मुख्तलिफ जगहों पर, लेकिन इसका जहां पर फायदा होना था वो फायदा हो नहीं सका। कल के बाजारों की सूरत हाल अगर देखें, कहीं पर समाजी फासला नजर नहीं आ रहा था, कहीं पर मास्क नजर नहीं आ रहा था, सैनिटाइजर बिल्कुल भी नहीं नजर बात थी। फैसलाबाद के जितने भी बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं वहां पर सूरत हाल ये थी कि शहरियों ने, खरीदारों ने, सार्फिन ने कितारों में खड़े होकर वो बिलिंग करवाई और जाती तौर पर मुझे भी जाने का इत्तेफाक हुआ और सूरत हाल जब देखी तो बड़ा अफसोस हुआ। और यही कोशिश देख के हुआ या खरीदारी करने का मौका नहीं मिला इस वजह से? नहीं, अफसोस इसलिए हुआ कि रश है, हम एक कौम की हैसियत से इस चीज को समझ नहीं पाए कि सूरत हाल क्या है, क्योंकि लॉकडाउन का बुनियादी मकसद क्या है। हनान, क्या वो आपके कारोबार में या मेरे कारोबार के ऊपर कट लगाना चाह रहे हैं? कभी भी नहीं। मकसद सिर्फ एक ये है कि अगर हम हैं तो ईद है, अगर हम हैं तो खुशियां हैं, अगर हमारे बुजुर्ग हमारे साथ हम ही मौजूद नहीं है तो कुछ नहीं। और अगर उनमें से कोई एक भी नहीं है तो इसका मतलब है आपकी और हमारी ईद जो है वो ईद नहीं रही, खुशियां अधूरी रह जाएंगी। खुशियां हैं ही नहीं, खुशियां खत्म हो जाए। और वो कल मैं कुछ बच्चों में बैठा हुआ था और कुछ वो कह रहे थे कि कहा यह जाता है सर वो कि यहाँ पे तो कोरोना है ही नहीं, लेकिन उनसे पूछा जाए, उनका मुझे वो बच्ची का सेंटेंस याद है, सर उनसे पूछा जाए जिनके प्यारे जो हैं वो चले गए हैं। और हकीकत है कि जिनके प्यारे जो हैं वो चले गए हैं उनके लिए शायद ये ईद भी नहीं रही। लेकिन अभी भी कौम ने इस बात को समझा नहीं। अगर मैं एक सूट नया नहीं लूंगा तो मेरी ईद गुजर जाएगी। और आपको भी पता है कि ज्यादा से ज्यादा रश जो कल था वो 2 जगहों पर था, या कपड़े की मार्केट में और वो भी सिले हुए कपड़े, या दूसरी मार्केट शू मार्केट। इसके अलावा आपको कहीं पर भी बड़ा राशन नहीं नजर आया। या कुछ चीजें खवातीन से मुतल्लका हो सकती हैं। मैंने ऑब्जर्व की, बहुत सारे लोग जो मंडियों में मौजूद थे बकरा लेने गए थे, घरों से फोन आए, बकरे छोड़ के, बैल छोड़ के, सब कुछ वो बाजारों में आ गए। और वो जो पैसे उन्होंने जोड़े थे उनके लिए उन्होंने कहा पहले खरीदारी कर लें, बाद में देखते हैं जनवरी। एग्जैक्टली। अब जो मजमूई तौर पर सूरत हाल नजर आई है, अब खरीदारी तो जो होनी थी वो हो चुकी, ताहम इक्का दुक्का चीजें जो हैं वो अभी भी अंडर कवर खरीदी जाएंगी, बेची भी जाएंगी। अब दूसरी ये मार्केट तो खत्म हो गई, अब समझ लें शॉपिंग के हवाले से। अब दूसरी मार्केट, बड़ी मार्केट रह जाएगी, जानवरों की मार्केट। और उसके लिए भी गवर्नमेंट ने इंदिया दिया था कि शायद आज का दिन आखिरी दिन हो सकता है। और अगर ये आज का दिन आखिरी दिन हुआ तो यकीन करें कि वो व्यापारी जो कि रहीम यार खान से, सखर से, भक्कर से, लिया से, सादकाबाद से, रहीम यार खान और इसी तरह के दीगर इलाकों से यहां पर आए हुए हैं, उनकी कमर टूट जाएगी। ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया होगा कि क्या वो अपने जानवर वापस ले जा पाएंगे, क्या वो रेट्स को कम करके यहां पर औने पौने उन्हें बेचना शुरू करेंगे। ये अभी जो है वो हुकूमत की जानिब से फैसला नहीं हो सका। रेट्स कम होते हुए रमजान मिर्जा साहब बिल्कुल जो है वो दिखाई नहीं दे रहे। अब्बा जी के साथ शर्फ मिला था मार्केट में जाने का, वहां पे तो रेट आसमानों पे लगे हैं। अच्छा, हर दफा हम कहते हैं महंगाई बहुत हो चुकी है और जानवर बड़े महंगे, और उससे अगली दफा तो बिल्कुल ही आंखें खुल जाती हैं आपकी। अभी भी एक बैल को नॉर्मल बिल्कुल मड़ियल हालत का भी लेना हो लाख से कम नहीं है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं। अब सूरत हाल ये है कि अगर गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया आज या कल या परसों मार्केट जो है वो बंद करनी है, तो फिर रेट्स जो है वो तेजी से नीचे आएंगे। और ये जहां पर खरीदारों के लिए बेहतर होगा, जो व्यापारी हैं
उनके लिए किसी हद तक नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि इस वक्त मईशत का पहिया जो है वो मुकम्मल तौर पर जैम जहां पर दिखाई दे रहा है, तो वो एक बड़ा संभाला हो सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि कुर्बानी सिर्फ कुर्बानी नहीं है, अरबों रुपए का ये कारोबार हो रहा होता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में अरबों रुपए के जानवरों की खरीदारी होती है और फिर उनकी जो बाकियात होती हैं वो मुख्तलिफ सनतों में इस्तेमाल होती हैं। जो उनका चमड़ा होता है वो पूरे साल के लिए हमें, उनकी खाल से हासिल होने वाला लेदर जो है वो पूरे साल के लिए हमें, लंबी चेन है, लंबी साइकिल है। कुर्बानी सिर्फ कुर्बानी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। लेदर के हवाले से मैं बात करना चाह रहा था कि इस दफा कोई ज़िले इंतजामिया की जानब से खास तौर पे रजिस्टर्ड कंपनीज जो हैं वो मुतारफ करवाई गई हैं जो खालें इकट्ठी कर सकती हैं, कुछ इस तरह का सिस्टम, क्योंकि नहीं तो साइकिलों पे भी लेके जा रहे हैं, मोटर बाइक्स पे भी लेके जा रहे हैं, कुछ पॉइंट्स बनाए गए। ये एक वाहिद चीज है जो अभी तक कहीं पे डिस्कस ही नहीं हुई, पूरे ऑफिस में डिस्कस ही नहीं हुई, डिस्कस ही कहीं पर नहीं हुई। और अभी तक कौन कौन सी एनजीओज, कौन कौन सी फलाही तंजीमें, कौन कौन से अफराद जो हैं वो कुर्बानी की खालें जो हैं वो इकट्ठी कर सकते हैं, अभी तक इंतजामिया की जानिब से प्रेस रिलीज ही जारी नहीं की गई, जिससे नजर ये आ रहा है कि कोरोना और उसके बाद लॉकडाउन की वजह से मजमूई तौर पर सूरत हाल कुछ ऐसी पैदा हुई है कि अफसरान भी जो है वो बौखलाए हुए हैं कि क्या चल रहा है, क्या करना है, कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट मैं पूछना चाहूंगा आपसे। नजर आता है कि इंतजामिया मुतहम्मल नहीं नजर आ रही थी लॉकडाउन की, क्योंकि उनका ज़हन था कि ये लॉकडाउन ईद के बाद किया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अहकामात आए तो उनको भी पता नहीं चला, अचानक अहकामात आ गए, उसको लॉकडाउन को इंप्लीमेंट किस तरह से करवाना है। कोई इस तरह के मामला कल 1 बजे तक जब डिप्टी कमिश्नर से बात हुई तो उनका कहना था कि जब तक हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तब तक जो है वो इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता। तब लाहौर की सतह पर मीडिया की जानिब से, मीडिया हाउसेज ने इस खबर को ब्रेक किया, जिसके बाद इंतजामिया ने सोचना शुरू किया कि करना अब क्या है। माज़र चाहूंगा, आपकी बात काट रहा हूं। रमजान, अभी हमारे पास, मैं आपको नाज़रीन को आगाह करता चलूं कि चौक घंटा घर में जितने भी ताजर थे उनकी जानिब से अब एहतजाज किया जा रहा है कि लॉकडाउन अचानक क्यों किया गया और ईद से इतने दिन पहले लॉकडाउन को शुरू कर दिया गया है। हालांकि शहर के अंदर खास तौर पे कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं वो काफी हद तक कम हो चुके हैं, बल्कि खत्म होने की कगार पे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लॉकडाउन किया गया, इसके वो मुतहम्मल नहीं है। और इंतजामिया भी वहां पे मौजूद है, इंतजामिया और ताजर एक दूसरे के आमने सामने हैं। अब हालात वहां पे क्या होंगे, रमजान मिर्जा इस हवाले से बताइएगा। ये मामला बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये मामला बिगड़ेंगे, और बिगड़ेंगे इसलिए भी, मामला ये है कि फैसलाबाद घंटा घर जो है वो परचून की का एक गढ़ नहीं है। वहां पर रिटेल, वो होलसेलर बैठे हुए हैं जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार जो है वो डेली करना है। लेकिन एक बात जो है वो ताजर बरादरी को भी समझने की जरूरत है कि इस लॉकडाउन में फैसलाबाद की जो जिला इंतजामिया है या डिवीजनल इंतजामिया है उनका कोई भी लेन देन नहीं है। उन्होंने सिर्फ सूरत हाल से आगाह करना है, और ये थ्रू आउट पंजाब जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से जो है वो इंप्लीमेंटेशन की जा रही है। इसमें फैसलाबाद की इंतजामिया का सिर्फ किरदार सिर्फ इतना है कि उन्होंने इसके ऊपर अमल दरामद करवाना है, वो किसी भी सूरत में हो। अगर ताजरों की जानिब से एहतजाज होता है तो हुकूमत जो है वो इस पोजीशन में होगी कि वो किसी भी हद तक जा सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट के रिट कायम करना जो है वो इदारों की अव्वलीन तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अगर यहां पर लॉकडाउन जो है वो उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं करवा पाते, जिसका मतलब यह है कि ताजर जो हैं उन्होंने हुकूमत पंजाब की रिट को चैलेंज किया है। तो ये मेरा ख्याल है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसको बैठकर मुज़ाकरात के जरिए इस मामले को हल करना चाहिए। लेकिन एक बात तय है कि ताजर बरादरी को छूट नहीं मिलने वाली। हुकूमत पंजाब की सतह पर जब ये फैसला हो गया है तो इसके ऊपर किसी किस्म की भी जीरो टॉलरेंस होगी। अगर फैसलाबाद में ज़िलाई इंतजामिया जो है वो वर्बली तो कुछ कह सकती है कि आप अंडर कवर कुछ कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर यहां पे मार्केट्स खुलती हैं वो 1 घंटे के लिए भी खुलती हैं तो ये पूरे पंजाब के दूसरे बड़े शहरों के लिए एक सैंपल केस होगा, जिसको सैंपल बनाकर मुल्तान, रावलपिंडी, लाहौर जो है वो भी मार्केट्स को खोलने के लिए जो है वो प्रेशर बिल्टअप करेंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस एहतजाज को फायदा होने वाला है। चलें जी, लेट्स सी होता क्या है। और इंतजामिया और ताजर इस वक्त आमने सामने, हम उम्मीद करते हैं कि ये मामला जो है वो ज्यादा खराब होने की तरफ जाने से पहले जो है वो मुज़ाकरात की सूरत में खत्म हो। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे। रमजान मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं। तो ब्रेक के बाद इसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
हो चुकी है कि पुलिस की नफरी को बुलाना पड़ा है और पुलिस की नफरी भी वहां पे मौजूद है। हमारे रिपोर्टर फजील वहां पे मौजूद थे, उनका यह कहना था कि खास तौर पे पुलिस की मजीद नफरी मंगाई जा रही है क्योंकि ताजरों का यह कहना है कि हम एहतजाज करेंगे, एहतजाज के बाद जिला इंतजामिया के साथ कोई बात तय होती है, कोई मामला तय होते हैं, उनको इजाजत मिलती है दुकानें खोलने की तो सो बिस्मिल्लाह, अगर नहीं तो वो जबरदस्ती दुकानें खोलेंगे। और उनका यह कहना है कि टाइम की भी पाबंदी हम नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि 3 से 4 दिन ईद के अंदर रह गए और रात 10 बजे तक उनका कहना था कि दुकानें खोलने की इजाजत दी जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो ताजरों का यह कहना था कि दमादम ब्रेक के बाद खुशामदीद। और खास तौर पे जो एहतजाज इस वक्त ताजरों का जारी है, जफर डोगर साहब की जानिब से यह भी बताया गया कि कल एक शख्स था, एक ताजिर था जिसको हार्ट अटैक आया, लेकिन जो गेट नस्ब किए गए हैं घंटाघर के बाजारों के इर्द गिर्द, तो उसकी वजह से एम्बुलेंस अंदर नहीं जा पाई और खास तौर पे जो शख्स वहां पे मौजूद था जिसको हार्ट अटैक आया था उसकी डेथ होगी। और आज गायबाना नमाज जनाजा भी ताजरों की जान से चौक घंटाघर में अदा किया जाएगा। रमजान मिर्जा, आप क्या समझते हैं कि जो खास तौर पे फैसला किया गया था गेट नस्ब करने का, ये ठीक है या गलत है? हन्नान, हमेशा हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। उससे कुछ लोग मुस्तफ़ीद हो रहे होते हैं और कुछ लोग उससे मुतासिर हो रहे होते हैं। गेट लगाना मेरा नहीं ख्याल कि एक गलत फैसला है, लेकिन वहाँ से ट्रैफिक का और ट्रांसपोर्ट का बेहतर एंट्रेंस उसकी और उसका बेहतर एग्जिट करना, ये भी इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि जब एक तरफ बाजारों को, मार्केट्स को बंद कर दिया गया है या गेट लगाया जा रहा है, तो उसके साथ साथ वहां पर तमाम तर हंगामी सूरत हाल में गाड़ियों को कहां से एंटर करना है और उनका कहां से एग्जिट है, इसके लिए भी कोई ना कोई लाया अमल बनाया जाना चाहिए था। लेकिन वो नजर आ रहा है शायद इंतजामिया की जानिब से इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन नजर नहीं आई। यही वजह है कि इस तरह के मसाइल नजर आए और इससे पहले आने वाले जितने भी जिम्मेदारान थे उन्होंने भी इस मामले को संजीदगी से नहीं देखा कि आज ये नौबत आन पहुंची है कि फैसलाबाद के 8 बाजारों के बाहर जंगले या गेट लगाने पड़ रहे हैं कि वहां पर जो एंट्रेंस है, वहां पर जो बैरियर हैं उनको मुस्तकिल कर दिया जाए। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर एक बड़ी ठोस हिकमत अमली बनाई जानी चाहिए थी कि अगर हंगामी सूरत हाल होती है तो कहां से कौन गेट ओपन कर सकता है, कौन इसे नहीं कर सकता। लेकिन छोटे गेट तो लगे हैं ना, एम्बुलेंस मेरा ख्याल है वहां से गुजर सकती थी। एग्जैक्टली वहां से गुजर सकती थी और वहां पर 8 फुट तक का ये गेट है जितने भी लगाए गए हैं। लेकिन इस मामले की भी बड़ी संजीदगी से जो है वो इंक्वायरी करने की जरूरत है कि आया कि एम्बुलेंस लेट पहुंची, इत्तला लेट मिली, या ये सारा का सारा इल्जाम जो है वो लगाया जा रहा है। इस मामले को संजीदगी से देखना पड़ेगा। और इस वक्त जो फैसलाबाद के 8 बाजारों की सूरत हाल ये है कि जहां पर आपने बताया कि इंतजामिया और जो ताजर हैं वो आमने सामने हैं, तो हम इंतजामिया की जानिब से बाजोरे बाजू मुख्तलिफ जगहों पर मार्केट्स जो हैं वो बंद करवाई जा रही हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जो सामने की दुकानें, वो कचहरी बाजार में हो, वो कारखाना बाजार हो, मोंटगोमरी बाजार हो या इसी तरह के दीगर बाजार, उनको तो बंद करवा दिया जाता है। लेकिन जो चोरी छुपे कारोबार अंदरली और छोटे गोल बाजारों में, छोटी मार्केटों में हो रहा होता है, उनका कौन जिम्मेदार है? मतलब यह है कि इंतजामिया ने अगर कार्रवाई करनी है तो तमाम ताजरों के लिए करे, और अगर नहीं करनी और उसके ऊपर उन्हें लग रहा है कि वो अपनी इंप्लीमेंटेशन में कमजोरी कहीं नजर आ रही है तो वो सबके लिए हो। लेकिन मसला वहां पर नजर ये आता है कि गुज़िश्ता लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन और सारा कुछ हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा मुतासिर वो लोग हुए जिनकी दुकानें जो थी वो बाहर की जानिब थी, सामने के हिस्से में दुकानें थी, मेन बाजारों के अंदर दुकानें थी, लेकिन अंदर की दुकानें जो थी वहां पर कारोबार होता है। अनारकली की बहुत सारी वीडियोस थी, वो मैंने खुद भी जो है रिपोर्टिंग भी की उसके ऊपर कि खवातीन आती हैं, शटर उठाते हैं, अंदर 10-10 खवातीन अंदर हैं शॉपिंग करके, जब वो निकलती हैं शटर उठाते हैं, बाहर भेज देते हैं, जो पहले से लाइन में खड़ी होती हैं फिर उनको अंदर भेज दिया जाता है। बिल्कुल, ये हनान, ये आप अगर अभी भी जाएं बाजार में तो आपको नजर आएगा कि सिस्टम अभी भी चल रहा है, वहां पर सारा कुछ चल रहा है और वहां पर जो सामान उठाने वाले अफराद हैं उन्होंने को 20-20 थान जो हैं वो कपड़े के सर पे रखे होते हैं, ठेले जो हैं उनके ऊपर 50-50 थान जो हैं वो लाए जा रहे हैं, ले जाए जा रहे हैं, पूछने वाला वहां पे कोई नहीं, और उनसे जाके बंदा पूछे कि भाई ये किस दुकान से लिया है या किस दुकान पे देने जा रहे हैं, तो इसके ऊपर इंतजामिया और दीगर इदारे बिल्कुल जो है वो चुप साध के बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा नुकसान और सबसे बड़ा धचका जो है वो नजर आता है कचहरी बाजार में।
क्योंकि अगर कचहरी बाजार बंद हो गया तो इसका मतलब है कि फैसलाबाद के 8 बाजारों में से आधा रश कम हो गया, और अगर कचहरी बाजार खुला हुआ है तो नजर ये आता है कि भाई सारा का सारा घंटा घर जो है वो खुला हुआ है। लेकिन जंग बाजार भी पूरी टक्कर देता है कचहरी बाजार को, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसको हम बंद कर नहीं सकते। उसमें फ्रूट्स मौजूद हैं, उसमें सब्जियां मौजूद हैं, उसमें किराना शॉप्स मौजूद हैं, उसमें ऐसी जरूरियात जिंदगी की चीजें मौजूद हैं जो कि आप बंद कर नहीं सकते। अच्छा रमजान, एक आइडिया है मेरे जहन में, अभी आपकी बात से आया, हो सकता है गलत भी हो। अगर जंग बाजार में रश है, बाकी बाजार बंद है, वो जंग बाजार खुला है, तो क्यों ना वहां से ख्वांचे या रेडियां उठा के बाकी बाजारों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए ताकि रश कम हो जाए। मेरा ख्याल है जो जगह खाली पड़ी है उसे यूटिलाइज किया जा सकता है, तो इससे जंग बाजार के अंदर भी रश भी कम हो जाएगा और एसओपीज भी असल में बड़ा जरूरी है कि इसके लिए कोई हिकमत अमली वजह की जाए, लेकिन मसला ये है कि जंग बाजार में अगर सब्जियां या फल हैं तो वो तमाम चीजें जो हैं वो पेरिशेबल हैं और उनकी बाकियात जो है वो पूरे बाजार में गंद फैलाती हैं। अगर उनकी कलेक्शन का कोई मुनासिब तरीकाकार बना लिया जाए तो इस तरह चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, लेकिन मामला यह है कि हम 8 के 8 बाजारों में सब्जियां नहीं लगा सकते। हाँ, ताजरों ने यह किया था, क्योंकि अगर कोई शू की दुकान है, वहां पर शूज बेचे जा रहे हैं, तो उन्होंने भी बाहर ना 2 कार्टन जो थे वो घी के रख लिए और कह दिया हम घी बेच रहे हैं। अगर कोई दुकान जो है वो तंबाकू जो है वो फरोख्त करने वाले की है तो उसने भी बाहर को 10 किलो दालें रख ली और कह दिया भाई मैं तो दालें बेच रहा हूं। ताजरों ने इस तरह भी किया और अभी भी इस तरह चल रहा है। नहीं, फिर तो अपनी जिम्मेदारियां भी इनको समझनी चाहिए ना, इंतजामिया को हर चीज में गलत कहना तो मुनासिब नहीं होगा। जफर डोगर साहब ने बड़ा वैलिड पॉइंट इस हवाले से बताया कि भाई अचानक कुछ नहीं होना चाहिए, सारी चीजें जो हैं वो होनी चाहिए, सेहत सबसे मुकद्दम है और सेहत के लिए इंतजामिया को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है, हुकूमत को भी। लेकिन अचानक लॉकडाउन के भाई 10 मिनट बाद लॉकडाउन है तो ये कोई काम नहीं है, और जो हुकूमत की जानिब से कल किया गया इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात जरूर है, लेकिन अगर हम 2-4-5 दिन दे भी देते तो नजर ये आना था कि फिर रश आखिरी दिन फिर भी रश, और बिल्कुल उसी तरह जिस दिन बिल हमें जमा करवाना होता है, लास्ट डेट होती है, अब तो बिल्कुल उसी तरह रश जो है वो लाइन में नजर आता है। तो रमजान मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शख्सियत को 4 चांद लगे तो उसके लिए आपका हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग बेहतरीन होना लाजमी है। मेरा हेयर स्टाइल प्राइम हेयर क्लब, जबकि ड्रेसिंग जो है वो मारूफ डिजाइनर हसन मजहर की जान से की गई है। और अगर आप चाहते हैं कि हसन मजहर की आउटलेट पहन सकें तो उसके लिए आपको कोहिनूर प्लाजा शॉप नंबर 55 और 56 में जाना पड़ेगा, ईद की शॉपिंग करनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि आज से लॉकडाउन स्टार्ट है तो तमाम चीजें बंद है, लेकिन एड्रेस आपको फिर भी बता दिया। तो हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है। शेफ जाजेब हमारे साथ मौजूद होंगे, मजे मजे के खाने ईद के हवाले से तैयार किए जा रहे हैं। तो आज क्या तैयार किया जाएगा शेफ जाजेब से जानते हैं। शेफ क्या तैयार कर रहे हैं आज? हम चिकन के साथ साथ, मटन के साथ साथ, बीफ के साथ साथ कुछ सब्जियां भी डालें जनाब, हमारी ऑडियंस को नई से नई रेसिपीज पता चल सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक। अच्छा, चाइनीज में आप अक्सर सलाम लेते हैं, मैं चाहता हूं वैसे जरा इंट्रोडक्शन और सलाम वैसे लेना। चाइनीज में कहते हैं नी हाओ, अस्सलाम वालेकुम। नी हाओ जी। अच्छा, जो नी हाओ कहते हैं उसके बाद अगले शख्स ने भी नी हाओ ही कहना जी, वो भी नी हाओ ही कहता है। जिस तरह कि इस्लाम में है अस्सलाम वालेकुम, तो हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो वालेकुम सलाम होता है। इस तरह वो चाइनीज में कहते हैं तुम पे सलामती हो, खुश रहो, तो वो भी दूसरे को जवाब देता है कि तुम भी खुश रहो। अच्छा, मुझे लगा वो कहेगा नी हाओ तो मैं कहूंगा की हाओ। ठीक है, लेकिन अब स्टार्ट करते हैं रेसिपी। जनाब जल्द से जल्द बताएं कि आज क्या तैयार करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम आज जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है हमारा लाहौरी पालक गोश्त। ठीक है, लाहौरी पालक गोश्त, क्योंकि कहते हैं ना लाहौर लाहौर है, जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमया नहीं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। 2 पैन मैंने जो है वो चूल्हे दोनों ऑन कर लिए। दोनों पैन के अंदर मैंने हबीब कुकिंग ऑयल वालों का बनास्पति घी डाल लिया। जनाब रेसिपी बताने से पहले मैं अफादियत इसकी बता दूं कि हबीब बनास्पति की जब भी बात की जाती है तो नाज़रीन मार्केट से मिलने वाले बनास्पति घी में सबसे बेहतरीन इस वजह से ये काउंट होता है क्योंकि इसमें ट्रांसफैट 1% से भी कम है। मार्केट में मिलने वाले बनास्पति घी में ट्रांसफैट 20% तक मौजूद होता है, जो कि आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। डबल रिफाइन तरीके से बनाया गया है। विटामिन का ब्लेंड इसके अंदर मौजूद है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई मौजूद है। अगर हबीब कुकिंग ऑयल की बात की जाए तो हबीब कुकिंग ऑयल के अंदर खासतौर पर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड मौजूद है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड
एसिड आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होते हैं, डबल रिफाइन तरीके से बनाया गया है। फ्लॉक कैटलिस्ट इसमें मौजूद है, तो ऐसे मरीज जो कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनके लिए ये इंतहाई मुफीद चीज है। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई इसमें मौजूद है। विटामिन ए हमारी विजन के लिए, जिन आंखों से मैं आपको देख रहा हूं ना शेफ जाजिब, इनको क्लियर करने के लिए विजन को विटामिन ए काफी जरूरी होता है। विटामिन डी आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन यानी आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। आपकी हड्डियां भी काफी मजबूत मुझे दिखाई दे रही हैं। तो जनाब विटामिन ई आपकी ओवरऑल हेल्थ और आपके बालों की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसके लिए बेहतरीन चीज है विटामिन ई, जो कि आपको हबीब कुकिंग ऑयल से मिलेगी। तो क्योंकि ये दिल का मामला है, तो मैं चाहता हूं आप रेसिपी भी साथ साथ बताएं, तो लोग जो देख रहे हैं उनको पता चल सके कि आज हम जो पालक गोश्त बनाने जा रहे हैं मजे मजे का, वो किस तरह से बनेगा। सबसे पहले तो हमने लेनी है 1 kg पालक, ठीक है। इसको इसकी डंडियां काटने के बाद इसको साफ पानी के साथ वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इसको आपने जो है वो उबलते पानी में डालना है 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद बाहर निकाल लेंगे, छान लेंगे और ठंडा पानी डालने के बाद इसको मैंने चॉपर मशीन के अंदर चॉपराइज किया है। अगर आप चाहें तो इसको हाथ से, वो जो हाथ वाली कुंडी होती है उसके अंदर आप इसे कूट भी सकते हैं, कीमे वाली मशीन से भी निकाल सकते हैं। 1 kg पालक, ये 1 kg पालक है जो बाद में 300 ग्राम रह गई है। 300 ग्राम रह गई है, लेकिन इसकी नफासत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी प्यार से और सफाई से इसे साफ किया गया है और बनाया गया है। दूसरी तरफ जो है वो 4 टेबलस्पून मैंने घी गरम किया था और इसमें मैं ये पालक डाल के इसको जो है वो, आप थोड़ा पीछे हो जाए ताकि छींटे ना आप पे पड़े। ये तो काफी ज्यादा तड़प रहा है जनाब, और किस तरह से आप वैसे कवर कर लेते हैं, मुझे समटाइम हैरानगी होती है। अच्छा, गरम घी के अंदर इसे डाल लेना है जी, और इसको इतनी देर फ्राई करना है कि जो हमारी पालक है वो कढ़ाई के साथ नीचे लगनी शुरू हो जाए। जब वो लगेगी इसका मतलब है पालक का पानी सारा ड्राई हो चुका हुआ है। ठीक है। दूसरी तरफ भी मैंने 4 टेबलस्पून जो है वो घी गरम किया है। अब उसके अंदर मैं डालूंगा तकरीबन 3 से 4 तेज पत्ते, ठीक है, और साथ में डालूंगा आधा कप प्याज बिल्कुल चॉप की हुई, ठीक है, और इसको फ्राई करूंगा। इतनी देर फ्राई करूंगा कि प्याज थोड़ी सी कच्ची पक्की हो जाए। अच्छा, इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं क्योंकि इसमें घी जो है वो ऊपर को नहीं उठ रहा, तो मैं इसे फ्राई करने की कोशिश करता हूं। उतनी देर आप बाकी रेसिपी के हवाले से हमारी ऑडियंस को बताएं ताकि उनको पता चल सके कि मुकम्मल तौर पे इसे तैयार कैसे करना है। दूसरी तरफ मैंने लिया था 1/2 kg मटन, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लिया। अब जो इसके अंदर बाकी मसाले जाएंगे उसमें है हमारे पास साबुत वाली लाल मिर्च, कैमरा आपको दिखा सकता है, ये गोल वाली लाल मिर्च है जो अचार में भी डालते हैं और अचार गोश्त में भी डालते हैं, ठीक है। उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च है, आधा कप टमाटो ब्लेंड किए हुए हैं, आधा कप दही है, अदरक लहसुन की पेस्ट है 1 टेबलस्पून, और साथ में 3 से 4 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने स्लाइसिस कर लिया हुआ है, और आधा कप दूध है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये रेसिपी ये भी बता दें कि कितनी क्वांटिटी के लिए कितना मटन हो, कितना पालक हो, इस हवाले से भी बता दें। साबुत पालक आपके पास होगी वो 1 किलो, जो काटने के बाद बॉयल करने और ब्लांच करने के बाद तकरीबन 300 ग्राम रह जाती है, और मटन 1/2 kg आपने लेना है, ठीक है। ये मटन मैंने बॉयल किया था और फ्रीजर में रखा हुआ था, और ये फ्रीजर का मटन है। जैसे ही थोड़ा सा ये हमारा मसाला बनता है तो फिर मैं ये इसमें डाल दूंगा। ठीक है, उसे पकाया जाएगा फिर जी, पकाया जाएगा। अच्छा, लास्ट पे दोनों चीजों को जो है वो कंबाइन कर दिया जाएगा, और जब लास्ट पे हम इसको सर्व करेंगे, सर्व करने से पहले हम इसके अंदर दूध डाल देंगे। ठीक है, दूध डाला जाएगा सर्व करने से पहले इसे। अच्छा, ये स्पाइसेस के हवाले से भी बताइएगा कितना कितना यूज किया। स्पाइसेस जो जाएंगे, नमक 1 चाय का चम्मच जाएगा, क्योंकि पालक आपको पता है कि ऑलरेडी सॉल्टी होती है, आयरन से भरपूर होती है, इस वजह से 1 चाय का चम्मच नमक जाएगा। 1 चाय का चम्मच जाएगा इसके अंदर जीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर। ठीक है, और इसके बाद जो रेसिपी तैयार होगी वो बड़ी मजे की रेसिपी होगी। अच्छा, कुक कितनी देर किया जाएगा, हाई टेम्परेचर पे कुक किया जाएगा, लो पे किया जाएगा, इस हवाले से भी नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको कुक करेंगे, इतना कि हमें जिस तरह से हमारे यहाँ होता है कि हमें घी जो है वो सालन से अलग नजर आना शुरू हो जाए। दूसरा, लाहौरी पालक गोश्त की ये निशानी है कि लाहौरी पालक गोश्त थोड़ी ग्रेवी वाली होती है, मतलब थोड़ी लिक्विडाइज होती है, थिक नहीं होती या गाढ़ी नहीं होती है। लाहौरी जो होती है वो लिक्विड वाली होती है, क्योंकि लाहौर में मोस्टली ये शादियों पे बनती है और वो चावल पे डाल के खाते हैं, और आपको पता है जब चावल के ऊपर कोई चीज डाल के खाई जाती है तो ग्रेवी वाली होनी चाहिए। अच्छा, सूखी पालक भी खाने का अपना मजा है, लेकिन ग्रेवी वाली जो है उसको नान के साथ भी, खमीरी रोटी के साथ भी, और आमतौर पे जो घर में पकने वाली रोटी है उसके साथ भी खाया जा सकता है। बिल्कुल खाया जा सकता है। और अब हमने जो है वो साबुत वाली लाल मिर्च डाल दी है, और साथ में मैं डालूंगा इसके अंदर आधा कप जो हमारी टमाटो की प्यूरी है,
ये 2 टमाटर थे जिनको मैंने ब्लेंड किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, प्यूरी कैसे बनाते हैं टमाटर की, ये भी बता दें। टमाटर आप ले लें साबुत, और उनको आपने ऊपर से हेड उनका रिमूव करने के बाद जो टेल होती है नीचे, वहां पे आपने क्रिस क्रॉस करना है, मतलब जमा का निशान बनाना है। अच्छा। और उबलते पानी में आपने डाल देना है। 2 से 3 मिनट उसको बॉयल आएगा, उसके बाद आप उसे बाहर निकालें, ठंडे पानी में डिप करें, तो वो जो क्रॉस बनाया होगा ना वो खिल जाएगा फूल की तरह। तो आप उसे जब पील करेंगे तो वो माल्टे की फांक की तरह खुलता जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप उसे ब्लेंड कर लें तो वो प्यूरी बन गई। उसको छान के पका लेंगे तो वो पेस्ट बन जाती है। पेस्ट बन जाती है। चले जी, मैं चाहता हूँ आप रेसिपी को कंटिन्यू करें। हमारे साथ कुछ मेहमान भी मौजूद हैं, बड़े प्यारे नात खां और मनकबत खान हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे आज गुफ्तगू भी करेंगे। उनकी मधुर आवाज के अंदर जो है वो नातें भी हम सुनेंगे, ताकि हमारा भी ईमान जो है वो ताज़ा हो सके। तो जनाब, हमारे साथ सबसे पहले तैयबा मौजूद हैं, हमारी सिटी 41 की रमजान ट्रांसमिशन की विनर भी हैं। और तैयबा मुझे बता रही थी कि जो बाइक इन्होंने विन किया आज उसी बाइक के ऊपर आई हैं, तो बड़ी मुझे खुशी हो रही थी। और उनके साथ साथ तस्कीन फिजा जाफरी भी मौजूद हैं, जो कि नात ख्वां भी हैं और मनकबत भी पढ़ती हैं। तो आप दोनों को वेलकम करते हैं। पहले मैं चाहता हूं कि तैयबा की तरफ चलूं। तैयबा, क्या कहेंगी आप, खास तौर पे जब आपने विन किया, अपने घर वालों के लिए फख्र बन गई होंगी आप, और एक इनाम जब मिलता है बंदे को, बंदे की मेहनत रंग लाती है, तो एक तस्कीन मिलती है, एक खुशी मिलती है, एक एहसास जो है वो मिलता है। और जब आप मधुर आवाज में पढ़ते हैं उसके लिए आपको रियाज भी काफी करना पड़ता होगा। जी, करना पड़ता है, जाहिर सी बात है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही आवाज में निखार पैदा होता है। और अच्छा, रियाज काफी यानी आपको करना पड़ता है। नात कोई ऐसी भी आपने जिसकी शायरी किसी से करवाई हो या खुद की हो और खुद भी पढ़ी हो कोई नात? जी, ऐसे है, कॉलेज में हमारे जब मिलाद होता है तो फिर उसमें हम जो है ना बुक्स पे लिखी हुई जो शायर की लिखी होती है नात, फिर उनकी हम खुद ट्यून भी बनाते हैं और पढ़ते हैं। वैसे शायरी पसंद है आपको? हाँ जी, अच्छी लगती मतलब शायरी पढ़ती भी होंगी, और बहुत सारी हाँ जी। शायरी को पढ़ के फिर जोड़ तोड़ करके भी बंदा हाँ समटाइम्स जी। नात कोई ना कोई पढ़ लेता है। तो जी। अब तक की आपकी सबसे फेवरेट नात कौन सी रही? मेरी नातें तो सभी फेवरेट होती हैं। मतलब सब एक होता है अच्छी ना जिसे दिलजुई के साथ बंदा पढ़ता है, और खुद भी पढ़ते पढ़ते किसी और जगह पे पहुंच जाता है, और बड़ा सुकून महसूस होता है उसे पढ़ने के बाद। मैंने ये नात पढ़ी थी सबसे पहले, स्कूल में भी बहुत ज्यादा पढ़ी और कॉलेज में भी बहुत ज्यादा पढ़ी। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। बेशक मेरी बहुत ये favorite आका नात का है। ही करम है कि हमारी अब तक बात बनी हुई है, वरना हमने कोई खूबी नहीं। तो हमारे साथ तस्कीन फिजा जाफरी भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। तस्कीन, क्या कहेंगी आप, कब से नात ख्वानी कर रही हैं, कब से मनकबत जो है उसको पढ़ रही हैं आप? सर, मुझे तो शुरू से बहुत ज़्यादा शौक था नात का, और मेरे पेरेंट्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा शौक था, और वो चाहते थे कि हमारी बेटी इस फील्ड में आए ना, वो नातें पढ़े, कसीदे पढ़े, मौला की मदह बने। तो चूंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो मुझे एक जुनून सा बचपन से ही था, और अब भी है, क्योंकि उनके साथ इतना लगन और इतना प्यार था, तो अभी भी दिल में वैसे ही है। तो मैं नात तो बचपन से ही पढ़ती थी, लेकिन ये है कि अब ज्यादा जुनून पड़ गया ना। अब जुनून ज्यादा है। जी। और बात बचपन में जब पढ़ता है बंदा वैसे ही पढ़ रहा होता है। प्रोफेशनली आप पढ़ने का इरादा कब किया, कब सोचा कि नहीं अब मैं रिकॉर्डिंग्स अपनी करवाऊंगी और दुनिया के सामने अपना टैलेंट लाऊंगी? बेसिकली जब मैं मिलाद वगैरह पढ़ती थी और स्कूल में, कॉलेजेस में शोज वगैरह होते थे, पार्टिसिपेट करना, तो तब दिल में एक जुनून पैदा हुआ कि अगर मैं यहाँ पे पढ़ सकती हूँ तो मैं ऐसे क्यों नहीं कर सकती। मैंने अपनी रिकॉर्डिंग करवानी है, मैंने एक अपना नाम बनाना है, और सबसे ज्यादा जो ये मुझे जुनून था कि मुझे लोग ये कहें कि मतलब जाफर साहब की बेटी है, वो बहुत काबिल है। इस बात को लेके, इस जुनून को लेके निकली हुई हूँ मैं, और कोशिश भी भरपूर कर रही हूँ। बाकी अल्लाह ताला अपना करम और फजल करें। बिल्कुल जी, हमारी तो दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे और इसी तरह आप अच्छे अच्छे कलाम जो हैं वो पढ़ती रहें ताकि लोग उसे पसंद करें। तो तैयबा, आप क्या कहेंगी, आपको पहली दफा कब महसूस हुआ कि आपके गले में जादू है और लोगों को ये जादू बहुत पसंद आता है? मैं 3 क्लास में थी, तब स्कूल में असेंबली में नात पढ़ते थे, तो एक दिन मैम ने बोला कि आप नात पढ़ लें। तो मेरी पहली नात थी शाही मदीना, जो अच्छा। मैंने सबसे पहले याद की। तो वो फिर मैंने पढ़ी, तो मेरी टीचर्स ने कहा कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है और आप कर सकती हो, पढ़ सकती हो। फिर उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मेरी तैयारी करवाती रही। फिर ऐसे कॉम्पिटिशन्स में जाना शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह, फिर कॉलेज लेवल पे जाके, तो फिर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल पे फैसलाबाद के, फिर उसके बाद सिटी 41 के लिए
विन किया। मतलब आहिस्ता आहिस्ता फिर मंजिलें आप तय करती चले जी, गई ऐसे। और अल्टीमेटली फिर दुनिया में नाम भी बना, क्योंकि सिटी 41 की रमजान ट्रांसमिशन खास तौर पे हमारे जो एंकर हैं शराज भट्ट वो करते हैं और काफी ज्यादा पॉपुलर है, लोगों में बहुत ज्यादा देखी जाती है। और जब आप सिटी 41 के प्लेटफॉर्म से ऊपर आते हैं तो यकीन जानिए लोगों में मकबूलियत जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी व्यूवरशिप लोगों के अंदर बड़ी मकबूल है। तो तस्कीन भी हमारे साथ मौजूद है। तस्कीन, स्कूल कॉलेज में जब आप पढ़ते थे टीचर्स की जानिब से सराहा तो जाता होगा और आपको कहा जाता होगा, पुश किया जाता होगा कि आप इसे प्रोफेशनली भी ज्वाइन करें? सर मैं जी बिल्कुल, मेरी टीचर्स जो थे, मेरे सर जो थे, जो भी स्टूडेंट्स जो थे हमारी क्लास में, मेरे क्लास फेलो जो थे, वो बहुत ज़्यादा मतलब जब भी कोई हमारे स्कूल में शोज़ वगैरह हो रहे हैं, मतलब नात में या कुछ भी, तो सबसे पहले मुझे कहते थे कि फ़लाँ क्लास में जाएं, फ़लाँ बच्ची है उसको लेके आएँ, और वो मुझे लेके जाया करते थे और वो फिर मुझे बड़ा अप्रिशिएट करते थे। ये कह लें कि उनके अप्रिशिएट करने की वजह से आज मेरे में ये इतना जुनून पैदा हो गया कि मैंने करना है, मैंने कुछ बनना है। तो ये सब उनकी वजह से है। वो बिल्कुल बहुत जी, ज़्यादा उन्हीं मुझे की वजह से। अप्रिशिएट कर। और ऐसे बहुत सारे आपके इर्द गिर्द लोग मौजूद होते हैं जो कि जी। आपकी काबिलियत को जी सराहते बिल्कुल हैं। ऐसी ही बात है, क्योंकि मेरे मोहल्ले वाले हैं, मेरे रिलेटिव्स वगैरह हैं, और जब भी कोई मिलाद होता है, जब भी कोई इवेंट होता है, वो मुझे इनवाइट करते हैं, स्पेशली करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा मुझे लाइक भी करते हैं। यानी आपकी मकबूलियत काफी है जी बेशक। आपकी आवाज की वजह से। जी। तैयबा, आप क्या कहेंगी, जब सिटी 41 के प्लेटफॉर्म को आपने यूज करना था, नाच कंपटीशन के लिए आना था, तो इसका रास्ता कहाँ से मिला आपको? किस तरह से सोच आई कि हमें इस कंपटीशन का हिस्सा बनना चाहिए, और क्या मराहल थे और कितना टफ टाइम आपको दिया गया? जो लोग यहाँ पे मौजूद थे वो भी बहुत अच्छे नात ख्वां थे, क्योंकि मुकाबले के बाद लास्ट पे आके आप विनर हुए, तो कैसा लगा आपको? टफ टाइम तो काफी मिला होगा। हाँ जी, काफ़ी टफ टाइम था। एक दिन ऐसे ही मैं सिटी 41 का चैनल लगाया तो उस पर वो फर्स्ट रमज़ान था शायद, तो उस पर कंपटीशन चल रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी पार्टिसिपेट करती हूँ, बाकी अल्लाह ताला की रज़ा है जो भी होगा। तो फिर मैंने वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर भी शायद आ रहा था ना कि अगर आपने ऑडिशन देना है, वो ऑडिशन शायद हो चुके थे, लेकिन फिर इधर का कॉन्टैक्ट नंबर मिला, फिर मैंने कॉल की तो उन्होंने बोला कि शायद लास्ट डेट थी एडिशन की। फिर मैंने किया तो मैं फर्स्ट में आई, उस पर थोड़ी कन्फ्यूजन थी, लेकिन ये है कि एक्सपीरियंस भी था पढ़ पढ़ के कंपटीशंस में जाके, लेकिन उस लेवल पे पढ़ना और बात थी, इधर पढ़ना और बात थी। और लेकिन हमारे जजेस भी यहाँ पे मौजूद थे ना, और जजेस की जी। जान से बड़ी एक्सपर्टीज और अच्छी राय दी जाती है। जी। बताया जाता है कि आपके सुर कहाँ पे खराब जी। हो रहे हैं, आपको कौन सी जगह कहाँ पे लेनी है, ये तमाम चीजें उनकी तरफ से गाइड तो करते होंगे जी, आपको। वो गाइड करते थे। ऐसे था कि पहले फर्स्ट राउंड था, फिर सेकंड था, फिर वो जो जो बताते रहे उसको फॉलो किया उन रूल्स को, तो फिर कमियां कुताहियां दूर हुई जी। और अल्टीमेटली जाके आप विनर जो है वो साबित फिर मेरे हुए। पीरो मुर्शिद का करम था, उनकी नज़र थी, बेशक। नहीं तो मैं तो हुजूर किबला जान जी सरकार हैं, वो मेरे पीरो मुर्शिद हैं, तो बस उनकी नजर करम से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, नहीं तो ये बड़ा मुश्किल मराहिल था वाकई में, और बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ें थी, तो ये उनका करम पता था, नहीं अल्लाह चला पाक का। अच्छी जी, आवाजों बस पता ही नहीं में चला मुझे आप जो है बस वो जिस सिलेक्ट दिन हो गए, हुआ। तो बड़ी अच्छी बात है। और हम चाहते हैं कि इसी तरह आप आगे भी नाते पढ़ते हुए। मैं चाहता हूँ आप कोई एक नात हमें पढ़ के सुनाएं। मैं हमद पढ़ूंगी जी पहले। जी, जरूर जरूर। माइक जी, स्टार्ट कीजिए। माइक जी, बड़ी खूबसूरत आवाज में जो है वो बड़ी जबरदस्त कंपोजिशन के साथ आपकी जान से जो मनपत है उसे पेश की गई। तैयबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, तैयबा से भी मजीद गुफ्तगू करते हैं। तैयबा, क्या कहेंगी आप कि जब नातें आप पढ़ती थी, वालिदैन की जान से काफी फख्र तो उनको महसूस होता होगा, और जब आप खास तौर पे सिटी 41 की रमजान ट्रांसमिशन की विनर रही, तो उनके लिए फख्र का मुकाम तो बनी होगी। जी, मम्मा पापा को मेरे बहुत ज़्यादा शौक था शुरू से, स्पेशली मेरी मम्मा को बहुत ज़्यादा शौक था, और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मम्मा ने, और वही मेरे साथ इधर आई हैं जितनी भी बार आई हैं। लेकिन पापा की भी इजाज़त थी, तो शौक था दोनों को, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश हुए जिस दिन उनको इसका पता चला कि मैं, बाबा मेरे काम पे थे, तो जब उनको कॉल की वो वहाँ पे देख रहे थे, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करते हैं। जी, फख्र जब तो सब ने उन्हें बनता कहा है। कि आपकी बेटी सिटी 41 की आवाज़ बनी है, तो बहुत जी, अच्छा तो लगता है ना, फिर फख्र बनता है वालिदैन के लिए। तस्कीन, आप क्या कहेंगी, ये जो कलाम आपने पढ़ा, इसकी कंपोजिशन किसने की और इसकी शायरी जो है वो किसने की? सोशल मीडिया पे भी वायरल हुई है काफ़ी, ये तो क्या कहेंगी इस हवाले से? सर पहले नंबर पे तो जो मलिक हैदर खुर्शीद साहब हैं, शायर हैं पाकिस्तान के, बहुत अच्छे, मतलब उनका मुकाबला नहीं है कहीं पे। और वो मेरे मोहसिन भी हैं, मेरे बाबा भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, मतलब सब कुछ हैं वो।
तो ये शायरी उन्होंने लिखी थी, जो है मौला मेरा भी घर होवे, उसके बाद ये भी उन्होंने लिखा था, और उसके बाद ये करा लखवार मैसेज थे, ये भी उन्होंने लिखा था। तो फिर ये हम लोगों ने फैसलाबाद से मदेहा के स्टूडियो से रिकॉर्डिंग करवाई थी। तो कंपोजिशन इसकी आपने खुद बनाई या वहाँ पे किसी सर के नहीं, साथ? मैंने खुद बनाई थी। कंपोजिशन खुद जी, बनाई? ईच एंड एवरीथिंग जो भी था वो सब कुछ मैंने ही किया था, बस शायरी उनकी थी ना। शायरी उनकी जी, थी, उनकी तो थी। मेहनत काफी करनी पड़ी होगी इसके लिए। कितने दिन लगे आपको इसे तैयार करने के और लिए? सर पहले नंबर पे तो जो घर वाले थे, मैंने आपको पहले बताया, जो मम्मा थी, बाबा थे, वो पढ़ते थे स्कूल में, तो वो बहुत उनको अच्छा लगता था। लेकिन जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा जुनून, क्रेज एक पड़ गया ना। लेकिन जो बाजियाँ थी वो बस ये कहती थी कि आपने पढ़ना है तो मिलादों पे पढ़ना है, लेकिन आपने रिकॉर्डिंग नहीं करवानी। ये फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग? जी बिल्कुल, ये मेरी फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग थी। वो मान ही नहीं रही थी ना, तो मैंने, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ वही है, और मेरी एक बड़ी बाजी हैं, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी हम पे खर्च कर दी है। मतलब वो कहते हैं कि मेरे बच्चे भी यही हैं, वो मेरे लिए, मेरी माँ के बाद सब कुछ वही है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए अपनी पूरी जिंदगी, अपनी खुशियाँ, सब कुछ हमारे लिए कुर्बान कर दी हैं, और बस वो मेरे साथ। वैसे जब आपकी ये फर्स्ट रिकॉर्डिंग जो है वो लॉन्च हुई होगी और मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उन पे चला है और पॉपुलैरिटी मिली है, उससे फिर खुश भी होते होंगे कि सर वही ना, पहले कोई बाजी मानती नहीं थी, मतलब आप ही जो थी ना, वो कोई भी कहती थी नहीं करना, बस बड़ी आप ही कह रही थी चलें इसको शौक है कर लेते हैं। फिर वो बड़ी मिन्नतों के साथ बाजियों को मनाया, फिर जब ये रिकॉर्ड करवाया और ये सोशल मीडिया पे आया, और जब लोगों ने जाना और सुना, अप्रिशिएट किया, इसलिए फिर मेरी जो बाजियाँ थी ना वो बहुत ज्यादा खुश हुई। फखर होता होगा ना कि ये अच्छा काम किया है और लोगों में एक मुस्बत पॉपुलैरिटी है जो कि वो मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तैयबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तैयबा आपसे गुफ्तगू करूंगा लेकिन एक ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया है, तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बड़ी जबरदस्त खुशबू और महक आ रही है, और ये महक जो है हमारे पूरे स्टूडियो में इस वक्त फैल चुकी है, और खूबसूरत और लज्जत भरे खाने की महक जो होती है वो आपको अपनी तरफ खींच लाती है। और यही वजह से शेफ जाज़ेब कि उस सोफे से उठ के मैं यहाँ तक आ गया देखने के आखिर इतनी जबरदस्त स्मेल किस चीज की आ रही है। और जब बात आती है शेफ जाज़ेब की, तो इनकी जान से बनाएगी रेसिपी तो नाकाम हो ही नहीं सकती, क्योंकि रोजाना जो हमें डिफरेंट चीजें बना के खिलाते हैं बड़ी जबरदस्त होती हैं। तो मेरा ख्याल है काफी हद तक पक चुकी है और हमारा गोश्त भी काफी हद तक गल चुका है। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जो सालन हमारा पालक गोश्त का तैयार हो चुका हुआ है। जैसा कि कैमरा आपको दिखा सकता है कि घी जो है वो अलहदा होना शुरू हो गया है, इसका मतलब कि सालन हमारा तैयार है। मतलब घी जब सालन के ऊपर आना शुरू हो जाए इट मीन के वो रेडी हो गया हुआ है। ठीक है, अब हम स्टोव जो है चूल्हा बंद करते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ी सी इसकी स्टीम निकालने दूंगा, देन इसको डिश आउट करता हूँ और हरी मिर्च और अदरक के साथ इसको गार्निशिंग करूंगा। गार्निशिंग इसके साथ? अच्छा, कोई एक्स्ट्रा गार्निशिंग करनी हो इसकी तो किसके साथ करेंगे हम? देखें ये ग्रीन कलर की है तो इसके ऊपर मैं अब हरा धनिया, पुदीना वगैरह तो नहीं डाल सकता, बिल्कुल नहीं डाल। और उसके बाद हम इसके ऊपर जो है टमाटर भी नहीं लगा सकते, टमाटर की गार्निशिंग, क्योंकि ये ऑलरेडी आयरन है और टमाटर भी आयरन का सोर्स होता है। तो हाँ, ये है कि लेमन लगा सकते हैं। ठीक है, कुकम्बर का फ्लावर बना के आप वो लगा सकते हैं, कैरेट्स लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब जो लाइट कलर की होती है, जिस तरह से मूली का फूल बना के लगा सकते हैं आप। ठीक है, चुकंदर का फूल बना के लगा सकते हैं, चुकंदर का फूल बड़ा जबरदस्त लगेगा, वो लगा सकते हैं। उसके बाद जो टर्निप होता है शलजम, उसका फूल लगा सकते हैं, शलजम का फूल लगाया जा सकता है। मतलब कलर कॉम्बिनेशन आपने कलर कॉम्बो करना होता है, प्रेजेंटेशन बेहतर होगी तो खाने की लज्जत के साथ साथ दिखेगा भी अच्छा, तो और मजा आएगा। जी बिल्कुल। तो कितनी देर ओवरऑल शेफ लग जाती है, क्योंकि आपने जो पहले इससे रेडी किया था वो बॉयल भी किया था मीट को, तो अगर बॉइलिंग का टाइम डाल के ओवरऑल देखा जाए तो कितनी देर लग जाती है इसे बनाने? 60 मिनट्स में ये तकरीबन 1 घंटे में पालक गोश्त आपकी तैयार हो जाती है। नहीं जी नाज़रीन, फिर आपके घर पे जो मेहमान आएंगे तो आपने अचानक किसी मेहमान के आने से घबराना नहीं, 1 घंटे के अंदर अंदर ये रेसिपी तैयार हो जाएगी और जिसको खिलाएंगे यकीन जानिए उंगलियां चाटता रह जाएगा। तो शेफ इसकी मेरा ख्याल है अब प्रेजेंटेशन की जाए और इसे रेडी किया जाए ताकि आप इसे प्रेजेंट करें, और उतनी देर हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनसे गुफ्तगू कर लूंगा। तब तक आप इसे जो है वो पैन के अंदर पोर करें और पोर करने के बाद गार्निशिंग करें, और गार्निशिंग करने के बाद जो है हमारे पास लाया जाए ताकि हम भी खाएं। हमारे साथ आज जो
दो खूबसूरत खवातीन मौजूद हैं, उनको भी खिलाएं, वो भी हमें बताएं कि जाज़नीब के हाथ में कितना टेस्ट है। मुझे तो पता है जनाब बहुत है, लेकिन हमारे जो गेस्ट आते रहते हैं वो जरा अच्छा तज्जिया कर देते हैं खाने के वाले से। और आज दोनों खवातीन हैं हमारे शो के अंदर, तो खवातीन जो होती हैं वो कुकिंग के अंदर काफी एक्सपर्ट होती मेरे हैं। लिए बड़े ऑनर की बात है कि मेरा खाना आज 2 फीमेल टेस्ट करेंगी, क्योंकि यहाँ पे बाकी सारे मेल टेस्ट कर रहे होते हैं। हाँ, हाँ। आज फीमेल टेस्ट करेंगे। यार इनको आते ही आप मुझे भूल गए शेफ जाज़ेब, ये देख लें, ये ज्यादती है। आपका मुझसे पाला रोजाना पढ़ना है, मुझे ना भूलिएगा इनके आने से इंशाल्लाह जी। तो हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है उनसे भी डिस्कस कर लेते हैं। इससे हट के जो नातख्वानी आप करते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज है तैयबा आपकी। खाना कितना पसंद है? घर में कोई खाना शाना भी बनाती हैं आप? पहले तो बिल्कुल नहीं आता था, अब थोड़ा बहुत सीखा है। थोड़ा बहुत सीखा है? क्या अच्छा बना लेती हैं उल्लू के अलावा? मैं कुछ भी, मतलब अब ये ना फ्राई कह अंडा दीजिएगा जैसा कि फ्राई कर लेती हूँ अंडा अच्छे से। कुछ अच्छी कोई एक आधी रेसिपी, मतलब खवातीन घर में ऑब्जर्व भी कर रही होती है, ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रांग होती है। मम्मा बना रही हैं अगर कुछ, या बड़ी बहन बना रही हैं, तो उनके हाथ का खाना पकते हुए देख के भी बहुत सारी चीजें बनाना आ जाती हैं। बिरयानी तो हेल्प आउट करती हैं किचन में मम्मा को? जी हेल्प करती हैं, यानी वो सुखी हैं, उनका कहना है कि बेटी सीख रही है और हाँ जी। आने वाले 1-2 सालों में अच्छा सीख जाएगी। तस्कीन आप क्या कहेंगी, खाना कितना अच्छा बना लेती हैं आप? सर मैं खाना बना लेती हूँ, लेकिन इतना अच्छा नहीं बनाती, क्योंकि बाजियाँ बनाती हैं, तो इसलिए मैं सीखने की भी कोशिश नहीं की मेरा ख्याल नहीं कभी? सर, ऐसी बात नहीं है, मुझे आता है बनाना, हाँ, लेकिन जैसे वो अच्छा बनाती है ना वैसे वो नहीं हर एक के आता। हाथ में टेस्ट भी होता है ना। हमारे शेफ के हाथ में बड़ा जबरदस्त टेस्ट है और इनका खाना मैं अक्सर जब खाता हूँ तो उंगलियां चाटता हूँ। तो आपको सबसे ज्यादा खाना किसका पसंद है? सबसे ज्यादा खाना किसका पसंद है? एक मेरी बाजी है, वो लाहौर में उनकी शादी हुई है, वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अच्छा, सबसे कोई फेवरेट डिश जो वो बनाती हो और आपको बड़ी पसंद हो? सर वो बिरयानी बड़ी अच्छी बनाती है। बिरयानी? हाँ। अच्छा, बिरयानी, लड़कियों को स्पाइसी बिरयानी बड़ी पसंद होती है, पता नहीं क्या बात है। तैयबा से भी मैं पूछता हूँ, तैयबा आप क्या कहेंगी, बिरयानी पसंद है आप? हाँ जी। स्पाइसी या नॉर्मल? स्पाइसी, फुल। अच्छा, लड़कियों को इतना स्पाइस क्यों पसंद होता है? क्योंकि वो लड़कियां होती हैं। क्योंकि वो लड़कियां होती हैं। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन मुझे समझ नहीं आया। लड़की होगी तो तिरछा खाना जो है ऑटोमेटिकली उनको पसंद होगा। अच्छा, इसीलिए वो कहते हैं ना, वो लड़की को, वो फिर लड़की तो ना जिसको स्पाइसी खाना पसंद नहीं है। ठीक है ठीक है। हमारी जी डिश रेडी होके आ चुकी है। पालक गोश्त आज मजे मजे का तैयार किया गया है शेफ जाज़ेब की जानिब से, और खास तौर पे उसकी स्मेल जो आ रही है वो बड़ी जबरदस्त है। और मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा, और आप स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे हैं कि बड़ी जबरदस्त तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन की गई है, और प्रेजेंटेशन के साथ साथ लेमन को ऊपर काट के रखा गया है। इसके अलावा हरी मिर्चें हैं, अदरक है, गार्निशिंग जो है उसके साथ की गई है। तो शेफ, मैं महसूस कर रहा हूं इसकी स्मेल से कि आज का खाना बड़ा मजेदार होगा, और खास तौर पे जो शो का वक्त खत्म होगा तो इसे टेस्ट करके भी बताएंगे कि कैसा बना है। तो तैयबा, मैं चाहता हूं आप कोई नात जो है हमें एक पढ़ के सुनाएं, लेकिन उससे पहले मैं अपने नाज़रीन से इजाजत चाहूंगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वालों के लिए